बीए तृतीय वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं धन का निष्कासन। अपनी हिस्ट्री क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं धन का निष्कासन। तो सबसे पहले धन निष्कासन का अर्थ। ब्रिटिश शासनकाल में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, वह धन जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था और जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, धन का निष्कासन कहलाता था। मतलब धन का भारत से बाहर जाना। ब्रिटिश शासनकाल में वह धन जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था, भारत का धन था और भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था और जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, धन का निष्कासन कहलाता था। यह धन का निष्कासन धातु मुद्रा के रूप में कम तथा वस्तुओं के निर्यात व्यापार के रूप में अधिक होता था। इसके अलावा धन का निष्कासन और भी अनेक रूपों में होता था। जैसे अंग्रेज अधिकारी अपनी बचत को इंग्लैंड भेजते थे। अंग्रेजों द्वारा केवल इंग्लैंड से बनी वस्तुओं को भारत में खरीदा जाता था। भारत में रेल लाइनों का निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयोग में लाए गए धन का ब्याज चुकाना, और जो धन भारत से निष्कासित हो जाता था वही धन फिर सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत आ जाता था, जिसे चुकाने के लिए ब्याज सहित अधिक धन निष्कासित करना पड़ता था। मतलब भारत का पैसा भारत से बाहर जा रहा है और फिर वह भारत में ही आ रहा है, तो उसके लिए भारत को फिर ब्याज चुकाना पड़ता था। तो ये कहलाता था धन का निष्कासन। मतलब ब्रिटिश शासनकाल में वह धन जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था और जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, धन का निष्कासन कहलाता था। यह धन निर्यात व्यापार के रूप में अधिक रूप से बाहर जाता था। अब है धन निष्कासन की मात्रा। भारत से धन का निष्कासन कितनी मात्रा में होता था, इस संबंध में विद्वानों ने अलग अलग आंकड़े दिए हैं। जॉर्ज बिगेंट का अनुमान है कि 1834 से लेकर के 1851 तक तकरीबन 42,21,611 पाउंड प्रतिवर्ष धन का निष्कासन होता था। विलियम डिग्बी के अनुसार 1757 से 1815 ईस्वी तक यह राशि तकरीबन 1000 मिलियन पाउंड थी। दादा भाई नौरोजी, जीबी जोशी और आरसी दत्त जैसे भारतीय विचारकों ने 1883 से 1892 ईस्वी तक के 10 वर्षों में यह राशि तकरीबन 359 करोड़ रुपए बताई है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जनता का ध्यान धन के बहिर्गमन या धन के निष्कासन की ओर आकृष्ट किया। कालांतर में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो उन्होंने 1867 में लिखी, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, जो 1871 में उनके द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की है। तो अब आता है धन निष्कासन के साधन, कि वो कौन से साधन थे जिनसे भारत से धन का निष्कासन होता था। सबसे पहला, अंग्रेजी कंपनी द्वारा व्यापार। अंग्रेजी कंपनी ने भारत के व्यापार पर नियंत्रण करके विशाल राशि इंग्लैंड भेजी। कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी करों की बचत में से ली जाती थी। कंपनी भारत के माल को कम दामों में खरीदकर ऊंचे मूल्यों पर विदेशों में बेचकर प्रतिवर्ष 87.5% की दर से लाभ कमाती थी। दूसरा आता है अंग्रेजी कंपनी की लूट। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजाओं से संधि करके धन वसूल किया करती थी। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपया कंपनी को दिया। इसके अलावा कंपनी बंगाल के नए नवाबों से नजराने के रूप में भी धन वसूल किया करती थी। इसके बाद आता है कृषि का वाणिज्यीकरण। ये वो साधन है जिन साधनों से धन का निष्कासन होता था। भारत से धन इंग्लैंड भेजा
जाता था। कृषि का वाणिज्यीकरण, अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, मतलब व्यावसायीकरण कर दिया। उन्होंने खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसल जैसे कपास, तंबाकू, चाय, गन्ना, नील के उत्पादन पर बल दिया और इनसे मिलने वाले लाभ को इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इसके बाद आता है होम चार्जेज। होम चार्जेज में रेलों में लगी पूंजी का ब्याज, सुरक्षा सेवाओं पर व्यय, इंग्लैंड से भारत सचिव के कार्यालय का जो प्रशासनिक व्यय था, अंग्रेज अधिकारियों के पेंशन व भत्ते की राशि एवं भारत में विभिन्न विवादों के लिए किया गया व्यय, अन्य ऋणों पर ब्याज आदि सम्मिलित था, जिसे भारत को वहन करना पड़ता था। कि कई ऐसे चार्जेज लगा दिए गए भारत के ऊपर जिनका व्यय भारत को ही करना पड़ता था। तो इन होम चार्जेज, ये ऐसे चार्ज थे, होम चार्जेज, जिनसे चाहे वो रेल के लिए पैसा आए, चाहे वो इंग्लैंड में भारत सचिव के कार्यालय का खर्चा हो, चाहे अंग्रेज अधिकारियों के पेंशन हो या भत्ते की राशि हो, या भारत का कोई विवाद वहाँ हो तो उसमें जो व्यय हो रहा है वो भारत से लिया जाता था, या जो किसी तरीके का कोई ऋण लिया जाता था तो उसका जो ब्याज दिया जाता था, वो सब इस होम चार्ज के अंतर्गत आते थे। तो ये वो साधन थे जिनसे धन का निष्कासन होता था। धन भारत से बाहर जाता था, इंग्लैंड जाता था। अब धन निष्कासन के प्रभाव, कि भाई भारत का धन इंग्लैंड चला गया तो भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला है निर्धनता में वृद्धि। विपुल मात्रा में भारत के धन के निष्कासित हो जाने से देश की निर्धनता में वृद्धि होना स्वाभाविक था। भारत में गरीबी का कारण भारतीय धन का निष्कासन था। दूसरे नंबर पे आता है लघु व कुटीर उद्योग धंधों का पतन। धन निष्कासन के कारण कच्चा माल सस्ती दरों पर इंग्लैंड भेजा जाता था और वहां से निर्मित माल ऊंची कीमतों पर भारत की मंडियों में बेचा जाता था। भारतीय उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण नष्ट होते चले गए, जिससे देश में गरीबी तथा बेरोजगारी में वृद्धि हुई। इसके बाद करों का बोझ। निरंतर धन का निष्कासन का सीधा प्रभाव यह पड़ा कि भारतीयों पर करों का अत्यधिक बोझ आ पड़ा। भारत ने जो लिए जाने वाले कर थे उनको भारतीयों पर खर्च में नहीं लिया जाता था और तथा नए नए करों के लगने से भारतीय प्रजा गरीब होती चली गई। जो भारत के लिए कर लिए जाते थे उनको भारतीयों के ऊपर ही खर्च नहीं किया जाता था और नए नए कर लगा दिए गए और जिससे भारतीय प्रजा गरीब होती चली गई। इसके अलावा भारतीय कृषि का पिछड़ापन। धन निष्कासन के कारण भारतीय कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रोफेसर आर.सी. दत्त के अनुसार किसानों से भारी लगान वसूल किया जाता था और उनसे प्राप्त लगान की राशि का प्रयोग भारतीय कृषि के विकास में नहीं किया जाता था। इस प्रकार धन निष्कासन के कारण कृषि के लिए भी पूंजी का अभाव था। अब आता है विदेशी पूंजियों का एकाधिकार। धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप विदेशी पूंजी को भारत में एकाधिकार के अवसर मिल गए, क्योंकि देशी पूंजी में प्रतिस्पर्धा की पर्याप्त शक्ति व सामर्थ्य नहीं थी। ब्रिटिश पूंजीपति भारत में अपनी पूंजी लगाते थे और सारा धन इंग्लैंड भेज देते थे। जो ब्रिटिश पूंजीपति थे वो भारत में अपनी पूंजी लगाते थे और भारत से जो उनको कमाई होती थी, जो इनकम होती थी, उन सबको वह इंग्लैंड भेज दिया करते थे। तो ये था धन का निष्कासन। धन का निष्कासन के प्रभाव कि भारत की निर्धनता में वृद्धि हुई। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी वह कंगाल होती चली गई। करों का बोझ बढ़ा भारतीय जनता के ऊपर।
भारतीय कृषि जो थी वो पिछड़ गई, विदेशी पूंजीपतियों का एकाधिकार हुआ, विदेशी पूंजी का बोलबाला हुआ, भारतीय कृषि भारतीय जनता के ऊपर करों का बोझ हो गया। जो कर भारत की जनता से लिए जाते थे, उन करों को भारतीय जनता के ऊपर खर्च नहीं किया जाता था और उसकी राशि को इंग्लैंड भेज दिया जाता था। तो ये था धन का निष्कासन। इस प्रकार भारत से अत्यधिक मात्रा में धन के निष्कासन से भारतीय कृषि, उद्योग और व्यापार चौपट हो गए। नवीन आधुनिक उद्योगों का विकास संभव नहीं हुआ। भारत का व्यापार भारत के हित में ना होकर इंग्लैंड के हित में हुआ और भारत का धन इंग्लैंड चला गया। भारत जो कभी आत्मनिर्भर राष्ट्र था, वह विदेशियों का कर्जदार हो गया और गरीबी तथा बेकारी का केंद्र बन गया। तो ये था धन का निष्कासन।